हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़कर हम आज के वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी जानेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर। देखिए, खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती हैं, अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का अर्थ होता है पुराना तत्व, पुराना सामान। तो खुदाई कहीं पे चल रही है, खुदाई के दौरान जो हमें चीजें मिलती हैं, जैसे कभी कभी मिलता है पुराने जमाने के, जैसे कि जो राजा महाराजा थे उनका कभी कंकाल तंत्र घोड़े का मिलता है, रथ से ज्वाइन, कहीं कोई पुस्तक मिलती है, कहीं पे कोई औजार मिलता है। तो जो हमें चीजें मिलती हैं और जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है वो होता है पुरातत्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। घर, सड़कें और नालियां, घर, सड़कें और जो नालियां थीं, एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थीं। जैसे सड़कें सीधी एक दूसरे को काटती थीं, वैसे ही नालियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का पानी पहले गली की नाली में जाता था, फिर वहां से मुख्य मुख्य नाली में चला जाता था। ये थी हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताइए। जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था उसके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर। देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना था और यह बहुत सुंदर है। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं। यह स्नानागार शायद धार्मिक स्नानागार के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। तो देखिए, गुप्तकालीन कुछ मंदिरों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में जो स्थित है। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर जो नगोड़ा मध्य प्रदेश में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, उत्तर देखिए क्या है। उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह छठी छठी सती, जो छठी ईसा पूर्व था, छठी ईस्वी के पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्ता संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है। कह रहा है कि हिंदू धर्म के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए, हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहा है कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, देखिए दीन ए इलाही अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया एक धर्म था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को मिलाना था। क्या था। सभी धर्म के जितने अच्छे पहलू हैं सबको मिलाना। इसमें मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म के सिद्धांत शामिल थे, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को इसे अपनाने की अनुमति थी। इसका मकसद विभिन्न धर्मों के बीच एकता और समरसता का बनाना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए, कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आईने अकबरी के अनुसार
भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 है क्या, पोलज। तो देखिए, यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर हर प्रकार की खेती होती थी। इसमें सभी तरह के फसल की खेती की जाती है और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। इसे कहते थे पोलज। दूसरा है परती। तो देखिए, परती क्या होता था, परती भूमि। देखिए, वह जमीन जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के बाद फिर से उस जमीन को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि खोई हुई उर्वर शक्ति वापस आ जाए। ये परती भूमि होती थी। तीसरा देखिए क्या था, तीसरा था चचर। तो देखिए, चचर भूमि क्या था, वह जमीन जिसको खोई हुई उर्वर शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती थी, वो होती थी चचर भूमि। उसके बाद है बंजर भूमि। तो देखिए, अकबर के कालों में बंजर भूमि किस प्रकार से थी, देखिए, यह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी जिसे 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया था जिससे कि उसमें उर्वर शक्ति बढ़ सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कह रहा है कि ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। तो देखिए, ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था। तो देखिए, मुगल दरबार में जो जो झरोखा दर्शन था क्या था, यहाँ पे उत्तर देखिए, उत्तर ये है। तो देखिए, झरोखा दर्शन भारत में मध्यकालीन काल में मुगल सम्राटों द्वारा जाने वाला एक दैहिक अभ्यास था। इसमें सम्राट अपने किले या महल की बालकनी या झरोखों से जनता को संबोधित करते थे। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, बालकनी बनता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये झरोखा था। यह जनता के साथ सीधे संवाद करने का एक जरिया था। झरोखा दर्शन की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महा महान महानवमी का डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, महानवमी डिब्बा विजयनगर का एक प्रमुख अत्यंत आकर्षक महल है। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक है जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। इस महल का निर्माण तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय ने करवाया था। यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे देखिए, जब पहाड़ों को जलाकर जंगलों को काट कर खेती की जाती थी तो इसे ही झूम की खेती कहते हैं। देखिए झूम की खेती यहाँ पर है। ऐसे आप असम में होता है, आदिवासी इसे लगातार खेती करते रहते हैं और जब जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो इसे जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ये अभी जो उत्तर हमारा है, अभी हमने पढ़ा, इसका प्रश्न अभी आगे देखेंगे। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखिए, भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम एक विशाल और ऊंचा द्वार होता है। यह विशेषता दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों में गोपुरम को बनाया था। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए, देखिए मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ इंडिका में किया। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी समकालीन शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेशवाद का अर्थ समझाइए। तो देखिए, जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर उसे अपने नियंत्रण में कर लेता है और उसके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, अर्थात शक्तिशाली देश और अपनी शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल कर कमजोर देश के लोगों पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है झूम की खेती को समझाइए।
तो देखिए उत्तर झूम की खेती, यहाँ पे देखिए ये उत्तर है झूम की खेती का। यहाँ पे देखिए उत्तर, देखिए जब पहाड़ों को जलाकर जंगलों को काट कर खेती की जाती है तो इसे ही झूम की खेती कहते हैं। ऐसा असम में होता है। आदिवासी इसमें लगातार खेती करते हैं और जब जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो फिर इस जमीन को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा अब यहाँ पे आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के नगर की विवेचना जो योजना थी बहुत अच्छी थी और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 है सड़कें। तो देखिए सड़कें किस प्रकार से थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों ओर चबूतरे थे जहां लोग आराम कर सकते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी बड़ी सड़कों से छोटी छोटी सड़कें जो होती थी जुड़ी थी। दूसरा है बी नाले। तो देखिए नाले कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की। देखिए नगर की योजना में नालों का बहुत महत्व था। सड़क के किनारे नाले बने थे जिससे बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाता था। नालों की यह व्यवस्था बनाती है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए तीसरा सी है भवन। तो देखिए भवन, देखिए हड़प्पा के भवन की भी पक्की ईंटों से बनी थी और बहुत ही सुंदर थे। इनकी बनावट से स्पष्ट होता है कि यह एक व्यवस्थित नगर था। और चौथा है डी वाला स्नानागार। तो देखिए मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला जहां कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार भी पक्की ईंटों से बना था और नगर की योजना में इसका विशेष महत्व था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या हमारा ई वाला, तो अन्नागार। यहाँ पे देखिए अन्न आगार। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अन्नागार मिले जहां लोग अनाज रखते थे और यह भी नगर के होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कह रहा है कि महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को बैसाखी के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ एवं माता का नाम था त्रिशला। राजकुमार यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, जिसे अयोध्या भी कहा जाता था। इन्होंने इनका विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से करवाया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी घर का त्याग कर दिया। 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व को पावपुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 5 उपदेश दिए जिनको निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। देखिए महावीर का उद्देश्य, पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ न बोलना। तीसरा है अस्तेय, कभी चोरी नहीं करना, किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी नहीं चोरी है। तीसरा अहिंसा, हत्या न करना, किसी का दिल न दुखाना। और चौथा है अपरिग्रह, धन संग्रह न करना। और चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखना, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दीजिए। तो देखिए उत्तर, देखिए विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। यहाँ लोग महिलाओं की इज्जत किया करते थे। यह पुरुष प्रधान समाज, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। दूसरा देखिए विजयनगर साम्राज्य आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छी थी। यहाँ के लोग कृषि और व्यापार किया करते थे जिनसे इन लोगों की आय प्राप्ति होती थी, यानी जो इन लोग कमाते थे पैसा। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी जिससे यहाँ फसल बहुत ज्यादा होती थी। अब आगे देखिए यहाँ की जमीन क्या थी, उपजाऊ, जिससे यहाँ पे क्या होता, फसल बहुत ज्यादा होता था। आगे देखिए तीसरा देखिए कृष्णदेवराय विजयनगर के बहुत अच्छे शासक थे। उन्होंने प्रजा को खुश रखने के लिए नहरों का निर्माण करवाया, कर को घटा दिया जिससे कि किसान को बहुत लाभ हुआ।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीति बहुत ही अच्छी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। कह रहा कि 1857 की हरित क्रांति जो 1857 की क्रांति थी उसके कारण की विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 है तत्कालीन कारण। तो देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। अंग्रेजों ने सैनिकों को 1856 में ऐसे बम दिए जिसको सैनिकों को अपने मुंह पर काटना था, अपने मुंह से काटना था। और ये बम गाय या सूअर की चर्बी क्या होती इसमें लगी होती थी। यह कार्य हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आपत्तिजनक था। सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया और विद्रोह पर क्या करिए उतारू हो गए। उसके बाद देखिए पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखिए राजनीतिक कारण। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि प्रांत को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को मिला दिया था, जिसके कारण छोटे-छोटे राजा अंग्रेजी सरकार से दुखी हो गए। लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रारंभ कर किसानों का कर बढ़ा दिया था, जिसके कारण किसान भी अंग्रेजों की सरकार से दुखी हो गए थे। तीसरा देखिए कारण क्या था। आर्थिक कारण। देखिए 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। अंग्रेजों के द्वारा भारत की सोना, चांदी इत्यादि को लूटकर इंग्लैंड भेज देता था। यहाँ का कच्चा माल जैसे कि कपास को सस्ते दामों में खरीद कर इस कपास को कपड़े बनाकर भारत में ही अधिक दामों में बेचा जाता था। यहाँ किसान पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे। चौथा कारण देखिए क्या है। चौथा कारण था सैनिक कारण। देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था सैनिक कारण। यहाँ सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज सैनिक होता था। भारतीय सैनिकों का छोटा पद, जो भारत के सैनिक थे इन्हें छोटा पद दिया जाता था। इनको अंग्रेज के नीचे काम करना पड़ता था। अंग्रेज सैनिक इनसे बहुत अपमानजनक तरीके से बात करते थे, इनको चिढ़ाते थे। इन्हीं सैनिकों के द्वारा अपने ही देश के आदमी को मरवाते थे, जिससे सैनिक अंग्रेज सरकार से दुखी होकर 1857 की क्रांति की। अब देखिए पांचवा कारण धार्मिक कारण। देखिए 1857 की प्रमुख कारण धार्मिक कारण था। अंग्रेज सरकार के द्वारा हिंदू धर्म में कई सुधार किए गए, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को अंत कर दिया गया। जो सती प्रथा था उसको अंत कर दिया गया, यानी जैसे कि किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी स्त्री को भी जिंदा जला देते थे, ये थी सती प्रथा। बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया। हालांकि यह अच्छा कार्य था, लेकिन हिंदू लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे संस्कृति और धर्म का हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्रांति की। तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।